बंधुओं नमस्कार। आज हम आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं सिल्क रूट और चीन की भू राजनीतिक समीकरण। इस विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात हमको बहुत स्पष्टता से ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में 1859 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत के इतिहास की दृष्टि से न भी रहा हो, लेकिन दुनिया उसको महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि 1859 में ही चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज का प्रकाशन होता है। और चार्ल्स डार्विन कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन और जीन म्यूटेशन, ये तीन अनिवार्य शर्त है प्रकृति और प्रकृति के विकास का। ये तीनों बातें यद्यपि गल्प हैं, उनका वास्तव में कहीं कोई अर्थ नहीं है। इसकी चर्चा मैं अपने पीछे के वीडियो में कर चुका हूँ, ज़रूरत होगी तो आगे भी करूँगा। उसी 1859 में आधुनिक ज्ञान विज्ञान के दो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर, इन दोनों का एक साथ देहावसान हो जाता है और इनकी शिष्य परंपरा इनकी बातों को लेकर आगे बढ़ती है। यह महत्वपूर्ण और भी है कि उसी 1859 में दुनिया की दृष्टि से दुनिया का इतिहास ये कहता है कि औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। औद्योगिक क्रांति की नींव का केंद्र और सूत्र मैनचेस्टर था और उस औद्योगिक क्रांति के मूल में भारत का कपास, जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसका महत्वपूर्ण योगदान था और उसके नाते दुनिया में उद्योग का कार्य बहुत तेज़ी से फला फूला बढ़ा, यह दुनिया मानती है। फिर उसमें सिल्क रूट कहाँ से आया, ये बात कुछ समझ में नहीं आती, किसी को भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसके समझने के पीछे कोई आधार और कारण नहीं है। यह एक प्रकार से भारत के औद्योगिक क्रांति के मूल में होने की प्रतिक्रिया स्वरूप चीन द्वारा प्रायोजित यह उपक्रम है। और दुनिया के कुछ लोग जो चीनी विचारधारा के मानने वाले हैं, उन लोगों ने चीन के साथ सहयोग किया। वास्तविक अर्थों में चीन के बाहर की पूरी दुनिया इसको किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक समग्र भाव में, समग्र वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन के बाहर इसकी कोई स्वीकार्यता सिल्क रूट के नाम पर नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट, इसको बहुत गंभीरता से भी, मैं किसी किताब का रेफरेंस नहीं लेता कभी भी और सामान्यतः मैं लेने की कोशिश भी नहीं करता। हमारी बात अगर जेन्युइन तरीके से आपको स्पष्टता से समझ में आए तो आप उस पर जरूर जाइए। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में होता है, लेकिन जर्मनी में वो अधिक समय व्यतीत नहीं करता। अधिकांश समय अपना वो व्यतीत करता है इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में वो क्यों व्यतीत करता है? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का बहुतायत विश्व उपनिवेश था और कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रसार, फैलाव ग्रेट ब्रिटेन में रहकर और वहां से करने के कारण बहुत तेजी से फैलेगा, इसलिए उसने अपना अड्डा ग्रेट ब्रिटेन में जमाया। स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति इस तरह का यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, तो कुछ न कुछ लोग तो उससे जुड़ जाते हैं, जुड़ेंगे, कुछ उनके अनुयायी बनेंगे, कुछ उनकी शिष्य परंपरा में आएंगे, कुछ मित्र बनेंगे, कुछ व्यवहार में जुड़ेंगे। लेकिन बहुतायत ग्रेट ब्रिटेन, जो वास्तविक ग्रेट ब्रिटेन, उसकी संस्कृति है, उसकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है, जो उसका पूरा तंत्र है, वो कहीं से कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो कार्ल मार्क्स से नहीं जुड़ता, कुछ लोग जुड़ते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन की पूरी दुनिया उपनिवेश होने के कारण दुनिया में जो सक्षम और समर्थ लोग थे, वो पढ़ाई लिखाई करने की दृष्टि से, सीखने जानने, ट्रेनिंग करने की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन जाते थे
और ग्रेट ब्रिटेन जब जाते थे तो बहुत सारी चीजें उनको अपने मन के अनुसार और लोगों के द्वारा प्रभावित करने के अनुसार उधर की तरफ आकर्षित भी होते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी कार्ल मार्क्स को ग्रेट ब्रिटेन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर जर्मनी में पैदा हुए, पूरी दुनिया पर उन्होंने काम किया, लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जर्मनी में पैदा हुए और पले बढ़े कार्ल मार्क्स को और ग्रेट ब्रिटेन में बड़े हुए और बहुत सारा काम करने वाले कार्ल मार्क्स को जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये देखेंगे तो हम भ्रम में फंसेंगे और जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो दुनिया का है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से उसका जो तालमेल है उसको हम समझने में कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। दुनिया के जो लोग ग्रेट ब्रिटेन गए, कार्ल मार्क्स के प्रभाव में आए, कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुए, कार्ल मार्क्स को देखा सुना, वे लोग जब अपने देश को लौटे तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर पड़ा और वे कितने सक्षम और सशक्त मजबूत लोग थे इसका भी प्रभाव जब वो उनके विचार को लेकर आए तो उनके देश पर भी पड़ा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसको ध्यान में रखना चाहिए, कार्ल मार्क्स अपने बाद के दिनों में 1870-80 के और 83 में जब उसका देहांत होता है उस दौरान बार बार इस बात को कहता है कि मेरा विचार आर्थिक और सामाजिक रूप से यदि दुनिया की जनसंख्या के सबसे बड़े देश अगर उन देशों में नहीं पहुंचता, जैसे भारतवर्ष और चाइना, इन दो देशों में यदि मेरा विचार आर्थिक और सामाजिक रूप से नहीं फैलता 19वीं सदी में और अगली सदी में अगर ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से इन देशों में नहीं फैलता तो इसका मतलब है कि मेरा विचार रहेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक अड्डा चुना ग्रेट ब्रिटेन को उसने, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से वह अपनी बात को दुनिया में फैलाना चाहता था, क्योंकि दुनिया के लोगों के आकर्षण का केंद्र, औपनिवेशिक सत्ता का केंद्र होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन था और उसका वह उपयोग अपनी विचारधारा को प्रसार के लिए करना चाहता था। वहां जब गया तो उसको पता चला कि दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश भारत और चीन हैं, तो इन देशों में हमारी बात तेजी से पहुंचनी चाहिए, यह सबसे जरूरी बात है। और वो बार बार इस बात को कहता है कि हमारा विचार इस सदी में सामाजिक और आर्थिक रूप से यदि दुनिया में फैलेगा और उसका केंद्र भारत और चीन होगा और अगली सदी में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अगर उन दोनों देशों में फैलेगा तो मेरा विचार बहुत सशक्त और मजबूत होगा और दुनिया मेरे विचार के अनुसार ही संचालित होगी और चलेगी। एक तरफ कार्ल मार्क्स इनको फोकस क्यों करता है? इसलिए फोकस करता है, इसलिए गरीबी को एजेंडा बनाता है वो, इसलिए अर्थव्यवस्था को एजेंडा बनाता है, इसलिए वर्ग और वर्ग के संघर्ष को एजेंडा बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में और इस पूरे क्षेत्र में गरीब और अमीर का एक वातावरण है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इस काम को हम वहाँ के लिए करेंगे तो ज़्यादा हमको सफलता प्राप्त होगी, ज़्यादा सफलता हमको हासिल होगी और उसको करने में हम ज़्यादा तरीके से सफल होंगे। और वो इसलिए भी चाहता था, ग्रेट ब्रिटेन को केंद्र बनाया, क्योंकि भारत केंद्रित अध्ययन ग्रेट ब्रिटेन में उस समय बहुत हो रहे थे, बहुत सारी सूचनाएं उनके माध्यम से भी वो प्राप्त कर लेता था, उसके अनुसार इंटरप्रिटेशन करता था, उसके अनुसार चीज़ों को समझने बूझने की कोशिश करता था और इसमें वह पूरी तरह सफल हुआ, क्योंकि लेनिन और स्टालिन भी उसी की दीक्षा लेकर ग्रेट ब्रिटेन से सोवियत संघ लौटे। और इस बात को बीच में बहुत संदर्भगत तरीके से स्मरण रखिए कि 1871 में पहली जनगणना में जब चीन का क्षेत्रफल केवल 45 लाख वर्ग किलोमीटर था और भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, तो हमको यह भी स्मरण करना चाहिए कि वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख किलोमीटर है, चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है।
यानी चीन वर्तमान समय में अपने 1871 के क्षेत्रफल से लगभग 51 लाख वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल है उसका। मैं 1871 के पहले नहीं जा रहा हूं। और 1859 की बात मैंने आपसे स्पष्टता से किया। एक बात बहुत स्पष्ट है इस संदर्भ में देखना और समझना कि कभी भी कार्ल मार्क्स को यूरोप ने स्वीकार नहीं किया, कभी भी कार्ल मार्क्स को एंग्लो अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया, कभी भी कार्ल मार्क्स को चाहे वो उत्तरी अफ्रीका, चाहे दक्षिणी अफ्रीका, चाहे साहेल अफ्रीका जो मेडिटेरेनियन लाइन के आसपास है, कार्ल मार्क्स को स्वीकार नहीं किया। कभी भी लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, पराना, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब देशों ने उसको स्वीकार नहीं किया। जहां वो पैदा हुआ उसने उसको स्वीकार नहीं किया। जहां वो जाके अपना सारा उपक्रम रचा ग्रेट ब्रिटेन में, उस ग्रेट ब्रिटेन ने उसको स्वीकार नहीं किया। ग्रेट ब्रिटेन में कुछ चेले जरूर उसके पैदा हो गए, बाहर से आए हुए कुछ चेले जरूर उसके पैदा हो गए। और उन्हीं दो चेलों लेनिन और स्टालिन जब सोवियत संघ गए तो सोवियत संघ में जाने के बाद, यहां मैं एक इंटरप्शन करता हूं, एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 1778 के बाद धीरे धीरे सुगबुगाहट जो चीन था, जिसको चाहे हुआनहुआ कहिए, चाहे संघाई कहिए, चाहे जो भी नाम छोटा बड़ा चीन कहिए, उसको आप कहते रहिए, लेकिन उस समय जो वहाँ की राज्य व्यवस्था थी चीन की, उस राज्य व्यवस्था के विरुद्ध धीरे धीरे आवाज़ उठनी आरंभ हो गई थी। और वह आवाज़ जब उठनी आरंभ हो गई थी तो उस आवाज़ को दबाने का भी बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ। 1867 के आसपास उसको दबाने का भी बहुत प्रयत्न हुआ था, क्योंकि 1860 में ही बिस्मार्क का खेल शुरू हुआ और उसके बाद उसका जो चीन का जो पूरा सेटअप है वहाँ राज्य व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल बजना शुरू हो गया। 1893 में माओ से तुंग पैदा होते हैं। 1905 में चीन में आंतरिक क्रांति और संघर्ष का दौर चलता है। 1911 में 1805 में शुरू होता है। 1911 में चीन में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। 1 करोड़ से अधिक लोग आपसी संघर्ष में मारे जाते हैं चीन में। और यह जो 5 से 12 तक की 11 तक की घटना है, वह घटना माओ से तुंग के बाल्यकाल, शैशवकाल या ये कहें कि युवावस्था में देखा हुआ पूरा परिदृश्य और वातावरण था। और उसको लेकर जब पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसकी जड़ में जर्मनी था, और उस जर्मनी के कारण दुनिया में युद्ध का वातावरण खड़ा हुआ, उस युद्ध के वातावरण को देखकर कार्ल मार्क्स के शिष्यों लेनिन और स्टालिन को लगा कि अब यही समय है कि जब हम अपने देश में कार्ल मार्क्स के विचार को प्लाट कर सकते हैं। और उन्होंने वो प्लाट करने की योजना रची। और रचने के साथ ही आप देखिए कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चलता है, लेकिन 1916 के अंत में आते आते एक तरह से सोवियत संघ उस युद्ध से अपने आप को विड्रा जैसी स्थिति में ले आता है, विड्रा करने की कोशिश करता है। एक और यहाँ रिमार्केबल बात है कि दुनिया में शीत युद्ध के वातावरण का भी एक, जैसे सिल्क रूट का एक फर्जी आधारहीन संकल्पना दुनिया में प्रस्तुत की गई, वैसे शीत युद्ध का एक वातावरण फर्जी तरीके से दुनिया में खड़ा किया गया। और वो फर्जी तरीके से जो वातावरण शीत युद्ध का दुनिया में खड़ा किया गया, वह शीत युद्ध का वातावरण बावजूद इसके खड़ा किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध था, सोवियत संघ भी जर्मनी के विरुद्ध था। वो दोनों जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के विरुद्ध था, फ्रांस भी जर्मनी के विरुद्ध था। चीन और जापान उस समय डायलेमा की स्थिति में थे। वो फ्रंट खोल के किसी के साथ आने की स्थिति उनकी नहीं थी। जब पहले विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ थे,
तो शीत युद्ध का आरंभ वहां कैसे होता है? बड़े बुरी तरह से जर्मनी उस समय पिटता है, हारता है, थकता है, लेकिन साथ ही कार्ल मार्क्स के विचार रूसी क्रांति की स्थापना के साथ रूसी क्रांति का वातावरण लेनिन और स्टालिन के द्वारा बनाए जाने के कारण सोवियत संघ में कार्ल मार्क्स का एक परिदृश्य, एक वातावरण, एक सत्ता आधारित वातावरण स्थापित हो जाता है। और उस पूरे वातावरण से माओ से तुंग कार्ल मार्क्स के निधन के 10 वर्ष बाद पैदा होता है, लेकिन वो बड़े व्यापक तरीके से कार्ल मार्क्स के विचारों से और लेनिन और स्टालिन के विचारों से प्रभावित होता है। और यहां आकर कार्ल मार्क्स अपने एजेंडे में काफी हद तक सफल हो जाता है, और इसलिए भी अपना उसका एजेंडा सफल हो जाता है कि वही लेनिन और स्टालिन की शिष्य परंपरा में एक व्यक्ति भारत में भी उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू और माओ से तुंग को आप समानांतर संकल्पना में लें तो आपको कोई से 1888 में जवाहरलाल नेहरू पैदा होते हैं, 1893 में माओ से तुंग पैदा होते हैं, दोनों में 5 साल की आयु का अंतर है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है और 1976 में माओ से तुंग का निधन होता है। अब कार्ल मार्क्स का चैप्टर क्लोज हो जाता है यूरोप में। कब? उसके निधन के साथ ही। कार्ल मार्क्स ही वो व्यक्ति है जो सर सैयद अहमद, ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी और मोतीलाल नेहरू को बताता है कि भारत में किस एवज में बताता है, अभी मैं बताता हूं आपको। भारत में कांग्रेस नाम का एक संगठन होना चाहिए, और वह कांग्रेस नाम का संगठन ऐसा होना चाहिए जो दिखने में तो लगे कि भारत के हितों की रक्षा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो भारत के हितों की रक्षा करने वाला संगठन न हो। और इस जो उसका ओपन एजेंडा और हिडन एजेंडा दोनों जो भिन्न भिन्न था, उस हिडन एजेंडा के कारण बहुत सारे सच्चे देशभक्त भी उससे जुड़ गए, और ओपन एजेंडा के कारण बहुत सारे सच्चे देशभक्त जुड़ गए, लेकिन हिडन एजेंडे के कारण जो लोग जुड़े थे वो जुड़े ही थे। यह बात इस बात से प्रमाणित होती है कि मुंबई में जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उस समय उस लॉर्ड डफरिन के पास ये चारों लोग, ए.ओ. ह्यूम, सर सैयद अहमद, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कन्वर्टेड ईसाई थे, और मोतीलाल नेहरू उस पहले अधिवेशन की कार्यक्रम की अनुमति लेने जाते हैं। वो कार्यक्रम पुणे में तय करते हैं। हैजा ताउन महामारी के कारण मुंबई में वो शिफ्ट करवाता है लॉर्ड डफरिन। इन लोगों को कहवा और स्नैक्स खिलाकर हंसते मुस्कुराते हुए अनुमति देता है। आप जिसके विरुद्ध संघर्ष करने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, देश को आज़ाद कराने जा रहे हैं, जिसके विरुद्ध नारा बुलंद करके वह आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई हिडन एजेंडा नहीं है क्या? निश्चित रूप से हिडन एजेंडा था। और इस नाते यूरोप पूरा कार्ल मार्क्स के उस षड्यंत्र, कार्ल मार्क्स ग्रेट ब्रिटेन को अपने एजेंडे के लिए अपने आइडियोलॉजिकल प्रोफाइल को इम्प्लांट करने के लिए भारत में और इस पूरे एशिया में वह ग्रेट ब्रिटेन को यूज कर रहा था। ग्रेट ब्रिटेन ने कार्ल मार्क्स को यूज नहीं किया। ग्रेट ब्रिटेन का अपना एजेंडा था उपनिवेशवादी होने के कारण, और उसका कार्ल मार्क्स से कोई मतलब नहीं था। उन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई क्या कहते हैं, उनके बीच कोई ऐसा गठजोड़ नहीं था कि हमको भारत को और ये एशिया को हिट करना है, इसको टारगेट करना है, इनको लक्ष्य बनाना है। यह कोई उसका टारगेट नहीं था। कार्ल मार्क्स का चैप्टर 1883 में उसके निधन के साथ यूरोप में क्लोज हो जाता है, और जो 1875 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करता है अमेरिका में, उसको भी वो अपने जीते जी भारत में आरडीआर में साउथ में शिफ्ट करवा देता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाता है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में, जिसकी हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भी रसियन लोगों के माध्यम से थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में स्थापना करवाता है।
तो यह मानना कि यूरोप और एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका या अफ्रीका कार्ल मार्क्स के एजेंडे में कहीं शामिल हैं, ऐसा कहीं दिखता नहीं। इसका कोई तार्किक कारण नहीं बनता, इसका कोई अनुभूतिजन्य विषय बनता ही नहीं। लेनिन और स्टालिन आते हैं और वहीं से इन दोनों के शिष्य जो कहीं न कहीं इंग्लैंड से भी प्रभावित हैं, जवाहरलाल नेहरू और माओ से तुंग आते हैं, और इन दोनों के कारण इस भारत में और चाइना में ये वातावरण बनता है। भारत में भी यदि एओ ह्यूम के द्वारा शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं बन गई होती, क्योंकि 1882-83 में जब कार्ल मार्क्स ने सुझाव दिया कि कांग्रेस नाम का संगठन होना चाहिए, तो सर सैयद अहमद ने कहा नहीं, भारत के लोग इस बात से प्रभावित। सर सैयद अहमद के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जितना वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, उतना ही ज़्यादा वो अंग्रेजियत के भी शौकीन थे। सूट टाई पैंट कोट भी उतना ही स्टाइल से पहनते थे। ये ठीक वैसे ही था जैसे जवाहरलाल नेहरू जी अपने रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार में जितने ही आधुनिक थे, वैचारिक दृष्टि से वो उसी प्रकार से वामपंथी भी थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये उस समय सर सैयद अहमद ने यह आग्रह किया कि भारत के लोग भारतीय, भारत आदि नामों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए कांग्रेस के स्थान पर हमको नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखना चाहिए। उससे ज़्यादा लोग अपील करेंगे और लोग ज़्यादा तेज़ी से भारत के लोग जुड़ेंगे हमसे। यदि वह संगठन उसी समय नहीं बन पाया होता, तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ से तुंग ने चीन में बनाया, उसी तरह की तर्ज पर भारत में भी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी उसी तर्ज पर बना दी गई होती। लेकिन तब यह नेहरूवियन स्ट्रक्चर भारत में तब नहीं होता जो वर्तमान समय में है। इसको समझने की आवश्यकता है। फिर मैं प्रश्न करना चाहता हूं दुनिया के लोगों से जो कहते हैं सिल्क रूट था। आप ये देखिए कि दुनिया में सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है। सर्वाधिक उपभोग करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। और कहते हैं कि सिल्क रूट जो था स्थलीय व्यापार मार्ग था। यदि इस तरह का व्यापारिक मार्ग बना होता पहले, तो वह व्यापारिक मार्ग समुद्री मार्ग रहा होता, वह स्थलीय मार्ग नहीं रहा होता। क्योंकि आप चाहे वो मैगेलन का देख लीजिए, चाहे वास्को ड गामा का देख लीजिए, चाहे कोलंबस की अन्वेषण यात्राओं का देख लीजिए, उनके समय से लेकर उसके बहुत बाद की ये स्थिति है। अगर ये सिल्क रूट होता तो चाहे बीजिंग हो चाहे संघाई हो, वहाँ से आरंभ होकर बताया जा रहा है सिल्क रूट आरंभ होता है। उस समय बीजिंग और संघाई इस रूप में चाइनीज पार्ट थे ही नहीं, तो उसके पार्ट वहाँ से चाइनीज रूट होने का कारण कैसे बनता है, कैसे वो चाइनीज रूट बन जाता है। अब एक नई थीसिस लोग दे रहे हैं कि न्यू सिल्क रूट था। एक ऐसा भी नहीं था। न्यू सिल्क रूट अगर था तो वह न्यू सिल्क रूट फिर भारत में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और अरब सागर होकर कैसे जाएगा? क्योंकि तब भी और आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो वो प्रशांत महासागर होके उस इलाके से क्यों नहीं पार कर जाएगा उधर? ये कहीं से इनकी गणित फिट बैठती नहीं, कहीं से सटीक वातावरण ये क्रिएट नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। इसलिए एक चीज तो 100% तय है और तथ्य और रिकॉर्ड और तर्क इसको साक्ष्य प्रदान करते हैं कि कोई दुनिया में सिल्क रूट नहीं था। तथ्य और साक्ष्य प्रमाण देते हैं कि दुनिया में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात भारत के कारण होता है। तथ्य और प्रमाण ये बताते हैं कि दुनिया में जब भी विकास का परम अवसर आया
तो श्रेष्ठ वस्त्र के रूप में सूती वस्त्र का ज़्यादा प्रचलन हुआ, उसको सर्वश्रेष्ठ और अच्छा और बेहतर मानते थे लोग। ये इसके तथ्य और प्रमाण हैं, और ये प्रमाण कहीं से भी इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि चीन का उसमें योगदान था और चीन के व्यापारिक वातावरण सिल्क रूट के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने सृजित किया। और लेनिन और स्टालिन के विचार को लेकर जो माओ से तुंग अपना कार्ल मार्क्स को प्लाट किए चीन में, और वही प्लाट भारत में दूसरे तरीके से किया गया दूसरे लोगों के द्वारा। इस प्लाटिंग में कहीं भी यूरोप और एंग्लो अमेरिका, साउथ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका नहीं है शामिल। यह बात मैं बार बार उल्लेख करना चाहता हूं। इस बात को मैं बहुत एम्फेसाइज करके करना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी यूरोपीय जगत, एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका या अफ्रीकी जगत, ये सारे लोग किसी भी दशा में कार्ल मार्क्स के विचारों को आदर देने वाले न थे, न हैं और न हो सकते हैं। इस बात को बहुत शिद्दत से समझना चाहिए, क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कभी भी कार्ल मार्क्स के विचारों को अनुमति नहीं देता। और कार्ल मार्क्स के एजेंडे में था कि इस सदी में, यानी उसकी सदी में, अगर मेरा विचार आर्थिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में दुनिया में और एशिया में स्थापित नहीं होगा, अगली सदी में ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में स्थापित नहीं होगा, जिसके आधार पर आज भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया जा रहा है, महिषासुर मर्दनी की पूजा हो रही है। ये उसी का हिस्सा है, उसी का कहीं न कहीं इम्प्लांट है, उसी का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया कार्ल मार्क्स के उस विचार को स्वीकार नहीं करती। इसलिए नहीं स्वीकार करती कि पूंजीवाद में कंपटीशन जरूर है। पूंजीवाद का अतिरेक हमेशा कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में विकार जरूर उत्पन्न करता है, लेकिन वो फ्रंट लाइन, कभी भी फ्रंट लाइन वार के लिए, फ्रंट लाइन ब्लड शेड के लिए कभी भी किसी को प्रोपेगेट नहीं करता। व्यापार में बिजनेस का जो मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा नहीं होता। और जो कार्ल मार्क्स का मॉडल है, वह मॉडल कभी भी हिंसक गतिविधियों को करने से रोकता नहीं है, उसको प्रोपोगेट करता है कि यदि आपको आवश्यकता पड़े तो उसका आप उपयोग कीजिए। लेनिन और स्टालिन, माओ से तुंग का कार्य इस बात का साक्षी है कि पिछली शताब्दी में जो पूरे चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी पृष्ठभूमि के द्वारा चीन में लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए हैं, जो वर्तमान समय में, और हिंसक ओपन स्ट्रक्चर जो हिंसा है उसमें मारे गए हैं। चीन में अभी कोविड के कारण कितने लोग मारे गए छुपाकर, वो भी संख्या करोड़ों में है, ऐसा लोग बताते हैं। इसलिए चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, और उसके अलग थलग पड़ने का जो टू वे काज है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। एक्सटर्नल यह है कि पूरी दुनिया से वो डिटैच हो गया है। एक्सटर्नल यह है कि सोवियत संघ भी उस लेवल का अब वामपंथी देश या कार्ल मार्क्स का फॉलोअर नहीं रहा, इस लेवल पर बदल चुका है कि 1988-89 में जब मिखाइल गोर्बाचोव का अपहरण होता है और 24 घंटे के अंदर बोरिस येल्सिन द्वारा उनको छुड़ा लिया जाता है, और फिर वो 14 टुकड़ों में देश बंट जाता है। बंटने के बाद वहाँ जो स्ट्रक्चर और जो वातावरण सृजित होता है, वह हम आप सब पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। इसलिए चीन को कहीं शेल्टर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरी दुनिया से वो कट चुका है, पूरी दुनिया से जुड़ना चाहता है। वो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी थीसिस, एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप करना चाहता है
सिल्क रूट जैसा माध्यम से कि वह उसको जोड़कर उसके साथ लोग खड़े हों, उनका वो मिसयूज करें, क्योंकि वामपंथ की एक मूल धारणा है कि वो यूज करना जानते हैं। वो ऐसा वातावरण सृजित करना चाहते हैं कि अपनी बात मनवाने और करने के लिए वो किसी का किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। दुनिया इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ चुकी है और चीन की पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो मोर देन 75% इसको समझ चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी 100% समझ चुकी है, कंजर्वेटिव पार्टी भी मोर देन 50% समझ चुकी है उनके पूरे कैनवस और पूरे सेटअप को। इसी तरह से पूरा यूरोपीय जगत समझ चुका है, यहां तक कि जर्मनी भी उसके साथ किसी भी दशा में जाने वाला नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध का भी कारण जर्मनी ही था। चीन में 1905 से लेकर 1911 तक, 1937 से लेकर 1938 तक, 1965-66 तक, 1989-88 में जो नरसंहार हुए हैं व्यापक पैमाने पर लाखों लाख की संख्या में, वो बड़ा कष्टकारी है। और हमको यह बात याद रखना पड़ेगा कि चीन में 1905 से लेकर हमको, चाहे वह क्रांति जिसके भी कारण से आई हो, वहाँ राजवंशों का चाहे जैसे भी पराभव हुआ हो, लेकिन 1937 में हमको जाना पड़ेगा। 1937 से लेकर 2020 तक 4 लोग हैं चीन में। माओ से तुंग, जो 1976 में दिवंगत होता है। 1978 में चीन में पूंजीवादी मॉडल लागू होता है। 1988-89 में चीन में नरसंहार होता है तियानमन चौक पर। उसके बाद माओ से तुंग के निधन के बाद देन जाओपिंग आते हैं। 92 में उनके जाने के बाद झाओ जियांग आते हैं। उनके जाने के बाद ली जिनपिंग आते हैं। लेकिन ली जिनपिंग माओ से तुंग के तर्ज पर काम करने वाले नेता हैं। देन जाओपिंग और झाओ जियांग उस स्ट्रक्चर, उस टेम्परामेंट के नेता नहीं थे। यह चीन का जो कट ऑफ है, एक्सटर्नल कट ऑफ, उससे चीन बहुत व्यग्र, बेचैन और परेशान है। चीन का इंटरनल कट ऑफ क्या है? वह यह है कि चीन की 90% आबादी या तो बौद्ध है, या तो ताओ है, या तो कन्फ्यूशियस है। और ये तीनों मतावलंबी भारत के रीति रिवाज, संस्कृत परंपरा और मूल्य से बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे संस्कारों की जो पद्धति बौद्ध मत में प्रचलित है, और कमोवेश बौद्ध मत भारतीय सनातन पद्धति का ही उद्भूत मत है। क्योंकि जो बौद्धों में जितने भी, चाहे वो पंचशील हो, चाहे उनकी परमिताएं हों, चाहे उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो वो मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग, ये तीनों की आप विवेचना करेंगे तो स्पष्ट पाएंगे कि बौद्ध मत पूरी तरह सनातनी है, और उसमें से कहीं भी असनातनी, अभारतीय होने का कहीं से आपको बोध नहीं हो सकता। अष्टांगिक मार्ग, पंचशील और परमिताओं की ही केवल आप चर्चा कर लीजिए। 5 पंचशील, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताओं की आप चर्चा कर लीजिए, तो कहीं से भारत से अलग नहीं है वो। 50% के आसपास आबादी, जनसंख्या वहाँ बौद्धों की है। लगभग 24-25% वहाँ ताओ मत के लोग हैं। लगभग 15% वहाँ कन्फ्यूशियस लोग हैं। 10% लोग में यहूदी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और अन्य लोग हैं। ये 90% लोग भारत को पसंद करते हैं, वामपंथ को पसंद नहीं करते, कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते। वहाँ की चीन के क्षेत्रफल में 51-52% जो क्षेत्रफल है चीन का, 51-52 लाख वर्ग किलोमीटर, वहाँ की जनता कहीं से उनसे जुड़कर नहीं महसूस करती। वह आंतरिक रूप से 100% रिएक्ट न कर जाएं, इसके नाते चीन भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध और वातावरण बनाए रखना चाहता है। क्योंकि जब चीनी जनता, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन चीन की है, या तो रिएक्ट नहीं करती, और रिएक्ट करती है
तो बड़ा उसका दुर्धर्ष परिणाम होता है। 1911, 1937, 1966, 1989, 88-89 इसके साक्षी हैं, इसका प्रमाण है। हर प्रत्येक 20-25 साल के बाद वहां जो नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार का कालखंड आ रहा है। चीन 18 और 22 प्रांतों और बड़े महानगरों में जो विभक्त है, वो टूटकर सोवियत संघ 14 खंडों में विभक्त हुआ। ये कितने खंडों में विभक्त होगा आने वाला समय बताएगा, 2-3 वर्ष में। यह बात मैं 3-4 महीने से लगातार कह रहा हूं। और जब मुझे 16 से 23 फरवरी को इसी वर्ष बीजिंग जाना था, तो उसके नाते मैंने बहुत सारी डिटेल उसके तफ्तीश में जाकर इन बातों को कहने की स्थिति में हूं। चीन का आंतरिक संकट, उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है, संकट है, उससे और भी ज़्यादा पीड़ादायक है। किसके लिए? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। किसके लिए? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित चीन की सरकार के लिए। किसके लिए? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित उसकी सेना के लिए। किसके लिए? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित ली जिनपिंग के लिए। वहाँ 12 राजनीतिक दल, पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है वहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की सरकार और वहाँ सेना के विरुद्ध बोलने की। कोई अधिकार नहीं है। वो केवल परामर्श दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, वो भी ओपन नहीं दे सकते। क्लोज रूम वो सजेशन दे सकते हैं, लिख के सजेशन भेज सकते हैं। उस पर विचार हुआ, नहीं हुआ, माना गया, नहीं माना गया, इसका कोई मतलब और औचित्य नहीं है। चीन एक्सटर्नल फ्रंट से, इंटरनल फ्रंट से, दोनों फ्रंट से अंदर से बहुत व्यापक तरीके से टूट चुका है। अपने देश के लोगों को बताना वो चाहता है कि हम बहुत प्रगति कर लिए, मेरे यहाँ बहुत विकास हो गया। विकास के मानदंड में वो कितना पीड़ित है आप नहीं समझ सकते। चीन मजबूरी में 1976 में देखिए कितना बड़ा वहाँ एक तरह से ड्रास्टिक टेक ओवर होता है, चेंज होता है। 1876 में माओ से तुंग जब निधन होता है तो आर्थिक अधिरचना भी वो कार्ल मार्क्स के अनुसार चाहता है वहाँ, लेकिन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर उसको आगे और जबरदस्ती चलाया जाता तो चीन उसी समय टूट जाता, खंडित हो जाता, नष्ट हो जाता, विनष्ट हो जाता। और जो उसने साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति अपनाया था वो तो नष्ट हो जाता। वहां रजवाड़े और तेजी से रिएक्ट करते। इसलिए 1978 में सीधे सीधे वो दुनिया में विकास का पूंजीवादी मॉडल लेकर आए। पूंजीवादी मॉडल वहां लागू हुआ। सरकार वहां वामपंथी है, डेवलपमेंट का मॉडल पूंजीवादी है। यह उसका तीसरा अंतर्द्वंद है चीन का। एक उसका आउटसाइड जो क्या कहते हैं उसका डायलेमा है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी तकलीफ है, एक इनसाइड है। और इनसाइड में उसका पहला है कि वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन, मोर देन 90% पॉपुलेशन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लाइक नहीं करती। देशभक्त है वो, राष्ट्रभक्त है। चीन की सार्वभौमिकता को, चीन की महत्ता को वो स्वीकार जरूर करती है। आप देखिए रीति रिवाज और मान्यताओं के लिए वहाँ के सभी मतावलंबी, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे ताओ हों, चाहे कन्फ्यूशियस हों, वो ताओ मत में बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। संस्कारों को लेकर ताओ, कन्फ्यूशियस और बौद्ध सभी बौद्ध मत का अनुसरण करते हैं। चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के लिए और क्या कहते हैं ये भूत प्रेत आदि मान्यताओं के लिए वो सभी कन्फ्यूशियस पर अवलंबित होते हैं। तीनों एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमको समझने की आवश्यकता है। और इसको यदि हम नहीं समझेंगे और सावधानी से व्यवहार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेटिकली, कूटनीति, राजनीति का जो समीकरण है उसको कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। और इसको जब हम समझेंगे, जब हम जानेंगे, तो चीन द्वारा प्रायोजित कुछ लोग दुनिया में
चाहे वो कार्ल मार्क्स के शिष्य हों, चाहे लेनिन स्टालिन के शिष्य हों, चाहे माओ से तुंग के शिष्य हों, चाहे उस विचारधारा के मानने वाले लोग हों, वो दुनिया में किसी भी देश और किसी भी स्थान पर रहते हों, उसके लक्ष्य को, उसकी दृष्टि को, उसके विचार को, उसके प्रायोजन को ध्यान में रखकर कोई लेखन करते हैं, कोई नैरेशन डेवलप करते हैं, कोई कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, उस पर्टिकुलर देश का नहीं होता, हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में बैठकर यदि कोई वामपंथी विचार करता है, लिखता है किसी के बारे में, चीन के बारे में, वामपंथ के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, चाइनीज जो सिल्क रूट है उसको बताने की कोशिश करता है सही है, इतने बड़े फ्रॉड, इतने बड़े झूठ को सही बताने की कोशिश करता है, तो क्या वो भारतीय विचार हो जाएगा? नहीं होगा। इंग्लैंड में बैठकर अगर चीन के एजेंडे के अनुसार कोई पुस्तक लिख देता है, कोई बात कहता है, कोई व्याख्यान देता है, तो वो इंग्लैंड का विचार और आइडियोलॉजी और इंग्लैंड के मैक्सिमम लोगों की आइडियोलॉजी और विचार नहीं हो जाएगा। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और पूरी दुनिया में ही है। वामपंथ और कार्ल मार्क्स के विचार नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा स्पष्ट ध्यान में रखिए कि मनुष्य की जो मूल प्रकृति और चेतना होती है, शांति और संतुष्टि की चेतना होती है। इसी को वो चाहता है, इसी को पाना चाहता है। और उसी के लिए आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में लौकिक भौतिक सुख सुविधाओं की जितनी भी आकांक्षा रखता हो, वो अपने आयु पूरी होने पर या वृद्धावस्था में जाने पर उसको लगता है कि हमसे जीवन में चूक हो गई, त्रुटि हो गई, गलती हो गई। जीवन का उद्देश्य तो ये नहीं था, जीवन में यही तो सब कुछ नहीं था। आज हमको इसकी तो आवश्यकता है नहीं। आज तो हमको शांति चाहिए, आज तो हमको साहचर्य चाहिए, आज तो हमको प्रेम चाहिए, आज तो हमको दया चाहिए, आज तो हमको करुणा चाहिए, आज तो हमको सद्भावना चाहिए, आज तो हमको श्रद्धा चाहिए, आज तो हमको आदर चाहिए, स्नेह चाहिए। और जीवन काल में मैंने वो किया नहीं। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो विचार है, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये कार्ल मार्क्स का जो विचार है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है मोरल डॉक्यूमेंट है। इफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज एंड इज द मोरल डॉक्यूमेंट, देन वेयर इज द इमोरल डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड? ओनली एंड ओनली इमोरल डॉक्यूमेंट वाज एंड इज द कम्युनिस्ट डॉक्यूमेंट। उतना अनैतिक दस्तावेज कुछ है ही नहीं दुनिया में। वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि प्रकृति में व्यवस्था है। नदियां एक घाट बहुतेरे, एक ही नदी पर हैं, ऐसे ऐसे घाट होते हैं। एक घाट पर आप ट्रक उतार सकते हैं नाव पर बैठाकर, और एक घाट पर पैदल आदमी किसी तरह से उतर पाता है नाव पर बैठकर। एक व्यक्ति के एक हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। एक पिता के 4-5 पुत्र हैं, सभी बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, लौकिक उसकी पृष्ठभूमि, लौकिक कार्य कुशलता भी एक जैसी नहीं होती। यह संभव ही नहीं है। और जब यह संभव नहीं है तो फिर हम कैसे सबको एक करने की कोशिश करते हैं, सबको बराबर करने की कोशिश करते हैं? स्ट्रक्चर ही भिन्न भिन्न बनाया। कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायी जो कहते हैं स्त्री विमर्श करिए, पुरुष स्त्री बराबर। पुरुष स्त्री अलग है, इन दोनों को अलग अलग उद्देश्य से प्रकृति ने बनाया है। उनकी अलग उपयोगिता है, इनकी अलग उपयोगिता है। दोनों का मूल्य महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए आदरणीय है, वो इनके लिए आदरणीय है। हम ये कह देंगे कि स्त्री पुरुष के बराबर है, इसलिए स्त्री को पुरुष जैसे कपड़े पहनना चाहिए, पुरुष जैसे रहने चाहिए, पुरुष जैसे खाना चाहिए, पुरुष जैसा पीना चाहिए, पुरुष जैसा सारा व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या आप स्त्री को पुरुष के बराबर बना देंगे? नहीं। जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बना सकते। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महिला स्त्री समाज के लिए, मातृशक्ति के लिए, वो लोगों का पोषण करती है। इस पर बार बार मैं बात करता हूं। और उसी काम को आप हीन, तुक्ष, घटिया, गए बेतरह काम बताती है। जिस कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो कृषि कार्य है वो सबसे खराब कार्य है, छोटा कार्य है, मजदूरी छोटा कार्य है, कृषि कार्य में मजदूरी और भी छोटा कार्य है।
और लड़ो, आपस में संघर्ष करो। वर्ग संघर्ष को प्रश्रय दिया, बढ़ावा दिया उसने। इसलिए इस समग्रता में विचार करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि चीन की साजिश के साथ वर्तमान समय में और पहले भी पूरी दुनिया में कोई देश, कोई समाज पूरी तरह शामिल नहीं है। व्यक्ति कहीं शामिल हो सकता है, न तो वर्तमान समय में कोई शामिल है, न भविष्य में किसी के शामिल होने की संभावना है। चीन अलग थलग था, अलग थलग है, अलग थलग रहेगा। था का मेरा आस है 1905 के बाद से है, उसके पहले से नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी नहीं है चीन में, लेकिन उसने भ्रम का वातावरण, माया जाल ऐसा फैलाया है कि उस माया जाल में वहां की जनता जब तक समझ रही है कि ये राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भारत से लड़ने वाले हैं, भारत इनका विरोधी हो गया है, भारत चीन का हित नहीं चाहता, भारत को डिप्लोमेटिकली इस मैसेज को वहाँ के लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इस बात का प्रचार, नैरेशन डेवलप होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड नैरेशन डेवलप होना चाहिए। चीन चाइनीज के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को आने जाने क्यों नहीं देता? आखिर चाइनीज थोड़ी कठिन लैंग्वेज है, लोग जल्दी सीख नहीं पाते, ताकि वहाँ के लोगों की बात बाहर ना पहुँचे, बाहर की बात वहाँ ना पहुँचे। इस दृष्टि से दुनिया के लोगों को, भारत को ऐसा नैरेशन, ऐसी थीसिस, ऐसा कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे दुनिया का भला है, मानवता का भी भला है, चीन के लोगों का भला है, चीन की सामान्य जनता का भला है। इस नैरेशन को यदि हम डेवलप कर पाएंगे, बना पाएंगे, संचालित कर पाएंगे, चीन के जन जन तक पहुंचा पाएंगे, तो मानवता का, भारत का, समूचे विश्व का और समूची सृष्टि का कल्याण होगा। कोविड-19 जैसी विपदा, विकट परिस्थिति, संकट, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चाइनीज सिल्क जैसे रूट का, सिल्क रूट जैसे फ्रॉड और झूठ का थीसिस, झूठ की थीसिस स्थापित नहीं होगी, वो कंसेप्ट स्थापित नहीं होगा, वो नैरेशन चलेगा नहीं। झूठ लंबे समय तक चलता ही नहीं, वो फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड है। क्योंकि चाइनीज सिल्क रूट, जो चीन सिल्क रूट है, उस चीन सिल्क रूट के जो बेसिक फॉर्मेशन उस थीसिस की दी जा रही है, बताई जा रही, उसी में लैप्सेस हैं। उसका आधारभूत जो हाइपोथेसिस है उस कंसेप्ट की, उसी में कितने बड़े फ्रॉड और झूठ है, कितना मूर्खता, अज्ञानतापूर्ण, अदूरदर्शितापूर्ण है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसमें किसी दूसरे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में अननेसेसरली जाने की जरूरत नहीं है। यह सब विषय मैं विगत 6-7 महीनों से कर रहा हूं, जब से मेरा बीजिंग जाने का कार्यक्रम निरस्त हुआ। कोविड-19 के कारण चीन अपनी इन्हीं अंतर्द्वंद, अपनी कमियों, अपनी इस दुर्दशा को छिपाने के लिए दुनिया से जोड़ना चाहता है अपने आप को, और उस जोड़ने में भारत को के विरुद्ध छद्म युद्ध करना चाहता है। उस जोड़ने के चक्कर में अपने देश में वह क्रिश्चियन त्यौहार धूमधाम से मनाता है, दुनिया भर के क्रिश्चियन लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करता है। 8 से 10 करोड़ लोग वर्ष में उस फंक्शन में आते हैं। कोविड-19 का प्रकरण उसके देश में अक्टूबर में ही आ गया था, लेकिन उसने उसको खुलने नहीं दिया और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और गैब्रियस महोदय को भी उसमें यूज किया बाकायदे, कार्ल मार्क्स की तर्ज पर। और यूज करते हुए उसने ये सोचा कि यदि हम इसको अभी एक्सपोज होने देंगे, ये फैल जाएगा, ये प्रचारित हो जाएगा, तो हमारा दिसंबर आखिर का जो 10, 12, 15 दिन का समारोह होता है, 8-10 करोड़ लोग दुनिया भर के आते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोग आएंगे नहीं, लोग जाएंगे नहीं, हम बहुत प्रभावित होंगे। इसलिए उसने उसको फैलने नहीं दिया, एक्सपोज नहीं होने दिया, बाहर नहीं आने दिया। और इस कारण दुनिया भर में बहुत सारे लोग, 7, 8, 9, 10 करोड़ लोग वहाँ गए, वहाँ से लौटे, और मैक्सिमम वे लोग गए जो चीन को पसंद नहीं करते।
और इसीलिए आप देखिए कि यूरोप में, अमेरिका में और बाकी ऐसे देशों में व्यापक पैमाने पर सबसे पहले कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा, व्यापक पैमाने पर लोग हताहत हुए, नष्ट हुए। इस बात को गहराई में जाकर, तह में जाकर, विस्तार में जाकर समझने की, दूरदृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। इतना निवेदन करते हुए आज की बात इस विषय पर मैं अपनी पूर्ण करता हूँ। अगर किसी को कोई इस विषय में और भी चर्चा वार्ता करनी हो तो यह मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल सटीक संवाद पर भी उपलब्ध होगा। वहाँ आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मेरे फेसबुक पर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ये वीडियो यहाँ भी उपलब्ध रहेगा। और व्यक्तिगत रूप से जो इनके पास मेरा मोबाइल नंबर आदि है वो भी मुझे बता सकते हैं, और भी चर्चा वार्ता डिस्कशन कर सकते हैं। कितनी भी लंबी चर्चा वार्ता करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।